आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यार ये बंदा हमेशा ऐसी ऐसी वीडियोस ढूंढ कर लाता है जिन पे ना तो सुन के यकीन हो ना कभी देख के। तो आज की वीडियो भी कुछ ऐसी होने वाली है। हम बात करने वाले हैं कि ऐसी बैटरी की जिसको कभी भी चार्जिंग की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। और ऐसा नहीं है कि मैं केवल हवा में बात कर रहा हूं, उसका प्रोटोटाइप भी रेडी है और उसी के साथ साथ एक पर्टिकुलर कंपनी है जो ये बैटरी 2024 तक कमर्शियली अवेलेबल भी कराने वाली है। तो इससे पहले कि मैं आपको डिटेल्स बताऊं कि ये बैटरी कैसे काम करती है और कौन सी कंपनी कहां पे इसे बनाने वाली है, अगर आपने उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। फिर हम शुरू करते हैं आज की सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो। यार शॉर्ट्स पे तो व्यूज आ रहे हैं बट वीडियो पे उतने व्यूज नहीं आ रहे हैं। वीडियो देख रहे हो बट लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। इतनी ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन देता हूं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता ही बनता है। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है उसमें है सेल्फ चार्जिंग बैटरी। ऐसी बैटरी जिसको कभी भी चार्जिंग की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप चलती रहेगी। तो मैसाचुसेट्स के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम है कैस्केटा क्यूआ। अब ये वाली कंपनी क्या कर रही है, ये एक बैटरी बना रही है जो कि हवा में प्रेजेंट मॉइस्चर से, नमी से बिजली पैदा करेगा, जिसे हम बोलेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो इस बैटरी का जो इन्वेंशन हुआ ये अपने आप में एक एक्सीडेंटल इन्वेंशन था। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स के अंदर प्रोफेसर जैन याओ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें वो एक ह्यूमिडिटी सेंसर बनाने की कोशिश कर रहे थे। और ह्यूमिडिटी सेंसर भी किस तरीके का, जिसमें कि नैनो स्ट्रक्चर्स को आपस में मिला के एक ह्यूमिडिटी सेंसर बन जाए। अब होता क्या है, जब वो ह्यूमिडिटी सेंसर बना लेते हैं तो जो उनके इंटर्न होते हैं, जूनियर होते हैं, हमेशा गलती करते हैं, वो भी एक गलती कर देते हैं कि उसको पावर में नहीं लगाते और उसे ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। बट जब वो अगले दिन वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि यार इसने तो काम करा अपना जो इसे करना चाहिए था, मगर इसको काम करवाने के लिए बिजली आई कहां से। तब उनको पता लगता है कि ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो रहा है और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। और ये चीज देख के, एक्चुअल में तो ह्यूमिडिटी सेंसर पे काम कर रहे थे, बट ये चीज देख के उन्होंने कहा यार ये एक नया सेट ऑफ इन्वेंशन बन सकता है, तो हमें इस डायरेक्शन में भी इस चीज को लेके काम करना चाहिए। तो उन्होंने पहले तो उन्हें पता ही नहीं था ये फिनोमेना किस तरीके का है कि इस तरीके के एक नैनो स्ट्रक्चर में अपने आप बिजली बन रही है। तो उन्होंने क्या करा, नैनो स्ट्रक्चर ही बनाए बट उन्होंने मटेरियल अलग अलग लेना चालू कर दिया। तो उन्होंने सेल्यूलोस नैनो फाइबर बनाया, ग्रेफाइन ऑक्साइड का नैनो फाइबर बनाया और इसी के साथ साथ उन्होंने कुछ बैक्टीरिया से भी नैनो फाइबर बनाने की कोशिश करी कि देखें किस में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बन रही है अगर वो मटेरियल से ही निकल रही है तो। बट एक्चुअल में कहानी यहाँ पे मटेरियल की नहीं थी, कहानी थी यहाँ पे उसके नैनो स्ट्रक्चर की। अब वो नैनो स्ट्रक्चर इतना ज्यादा पतला था, स्ट्रक्चर आप समझ ही रहे होंगे कि एक नैनो ट्यूबिंग्स, मतलब जैसे हमारा एक स्पंज होता है उसके अंदर छेद होते हैं, उसी तरीके का एक नैनो स्ट्रक्चर जिसमें कि होल्स और कैविटी हो। मगर यहाँ पे इस नैनो स्ट्रक्चर में जो होल्स और कैविटी थे वो 100 नैनोमीटर्स के थे, मतलब बहुत ज्यादा बारीक। आपका ह्यूमन हेयर है उसका 1000 डायमीटर कम कर दो, 1000 गुना डायमीटर कम कर दो, उतने बारीक इसमें नैनो होल्स थे। तो इस तरीके का एक नैनो स्ट्रक्चर इन्होंने क्रिएट करा। तो उन्होंने ये पाया कि भाई यहाँ पे मटेरियल का कोई लेना देना नहीं है, आप किसी भी मटेरियल का एक नैनो स्ट्रक्चर बना दो और उसके बाद में नैनो स्ट्रक्चर होगा आपका 100 नैनोमीटर्स का ही चाहिए और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगेगा। मगर इस स्टेज तक भी उनको ये क्लैरिटी नहीं थी कि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो वो बना रहे हैं नैनो स्ट्रक्चर, ये बिजली बना कैसे रहा है। केवल फिनोमेना थे, केवल वो अपने आइडिया फेंक रहे थे। तो इसके अंदर वो फाइनली एक आइडिया लगाते हैं कि क्या हो रहा है। बेसिकली नैनो स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर जो एयर है, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ वाली, वो अंदर तक आ जाती है और जब वो अंदर तक आती है तो वो उसके टॉप सरफेस पे ही रहती है, नीचे तक नहीं पहुंच पाती है। तो होता क्या है कि जो टॉप सरफेस है उस नैनो पार्टिकल्स का, वहां पे एयर के मॉलिक्यूल्स आके ट्रैप हो जाते हैं और इससे क्या होता है, चार्ज का डिसबैलेंस हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है। तो एक साइड में तो चार्ज आपका ज्यादा हो जाता है और एक साइड में चार्ज कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज ही चाहिए होता है। मतलब एक साइड पे या तो आपका नेगेटिव चार्ज हो, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज हो, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगते हैं। तो यहां पे भी शायद वही कॉन्सेप्ट काम कर रहा हो और इस वाले कॉन्सेप्ट का नाम है आपका डीप्रोटोनेशन। गलत बोल रहा हूं तो लिखा हुआ भी आ रहा होगा, वहां से भी देख सकते हो। मगर ये तो इन्होंने पता कर लिया कि भाई ये स्ट्रक्चर बिजली बना कैसे रहा है। जब मैं इस वाले टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था तो मेरे दिमाग में ना एक और चीज भी आई, क्योंकि ये जो इनकी टीम है कैस्केटा क्यूआ, ये जो इनकी टीम है ये इसको लेके एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी गई थी और एक एक्सपोज टाइप का इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन लगाया था जिसमें इन्होंने इस वाली बैटरी से एक मिनी माइक्रो एलईडी का स्ट्रक्चर और एक छोटा सा फाउंटेन, ये सब चीजें चलाकर दिखाई थी। तो उससे मेरे को ये याद आया कि हम भी ना अभी फिलहाल में
एक रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपो में गए थे, तो वहां पे जाके हम अपने कैमरा इक्विपमेंट सब चीजें लेकर गए थे कि कुछ तो इनोवेटिव होगा जो हम लोगों को दिखाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। इंडिया के अंदर भी इनोवेशन की कमी तो है नहीं, बट अनडाउटेडली जब हम लोग वहां पे गए तो वहां पे ना हम लोगों को ज्यादा कोई इनोवेशन नहीं दिखी। जितनी मेजर कंपनीज थी सब के सब सोलर पैनल इन्वर्टर्स लेके आए हुए थे, कुछ लिथियम बैटरीज लेकर आए हुए थे, बट जो इस स्केल की इनोवेशन, जैसे हम अपने चैनल पे दुनिया भर से इनोवेशन जो जो चल रही हैं लाते हैं, उस स्केल की इनोवेशन हमें तो नहीं देखने को मिली। एटलीस्ट वहां पे इंडिया की ज्यादातर रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी होंगी। अब जो वो था एक्सपो था वो रिन्यूएबल एनर्जी का था, उसको मेजरली उन्होंने क्या कर दिया था, सोलर पैनल एक्सपो बना दिया था, क्योंकि वहां पे सोलर पैनल के अलावा कुछ भी नहीं था। मैंने एक्सपेक्ट करा था पर्सनली कि भाई विंड एनर्जी होगी, टाइडल एनर्जी होगी। इंडिया का आप समुद्र का एरिया देखो कितना बड़ा है, तो टाइडल एनर्जी हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल हो सकती है। हमने बनाई भी है वीडियोस टाइडल एनर्जी पे कि दुनिया में किस तरीके से इनोवेशन चल रही है, बट वहां पे टाइडल एनर्जी पे भी कोई इनोवेशन नहीं थी। तो मेरे को ध्यान आता है कि ये वाला सवाल मैं आप सब लोगों से भी पूछना चाह रहा था। अगर आप मेरी वीडियो को देखते हो तो आप मेरे को ये चीज बताओ कि इंडिया में लैक ऑफ इनोवेशन क्यों है। क्योंकि अब एक छोटा सा एग्जांपल आप लो, मैंने इस चीज पे भी रिसर्च करी थी। जैसे अब हम इंटरनेट की बात करते हैं, तो इंटरनेट इंडिया के अंदर 1986 में अप्रॉक्स आ गया था, बट पब्लिक के लिए इंटरनेट आया और पब्लिक के लिए 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट को ओपन करा गया। ये मेरी फिलॉसफी है। और जब 15 अगस्त 1995 को पब्लिक के लिए इंटरनेट ओपन करा गया, तो यूएसए के अंदर एक साल पहले से, इनफैक्ट 5 जुलाई 1994 से अमेज़न जैसी कंपनी इंटरनेट पे अपना सामान बेचने का सेटअप लॉन्च कर चुकी थी। तो 1994 में अमेज़न आया, याहू आया एंड ईबे आया आपका 1995 में। तो ये सब कंपनीज, मेजर प्लेयर्स यूएसए में आ गए थे। उस समय पे जब ये आ चुके थे यूएसए में इंटरनेट पे, उसके एक साल बाद इंटरनेट इंडिया में आया है। तो मतलब कहीं ना कहीं देखो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इस चीज को इफेक्ट करती हैं, ये मेरा मानना है। बट एक मेजर पिक्चर में आप लोग भी मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना कि जो इनोवेशन हम अपने वीडियोस में बात कर रहे हैं, ये खाली वीडियोस तक ही क्यों है, ये इनोवेशन हमें प्रैक्टिकली क्यों नहीं दिख रहा है। क्या यहाँ पे लोग रिस्क लेने से डरते हैं? मतलब यहाँ पे एक कंपनी के ऊपर इतना प्रेशर होता है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने का कि वो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, कम ध्यान दे पाते हैं। क्योंकि ये चीज हमने अपने ल्यूमन सिटी में भी फील करी है कि जब भी हम कोई नई लाइट बनाते हैं तो उस पर हम पहले डीप रिसर्च करते हैं, टाइम भी लगता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट, जब हमारा फाइनल इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे जब हमने अपनी एक लाइट बनाई थी Xenon मॉडल की, आप लोगों ने इतना ज्यादा उस लाइट को सपोर्ट करा कि अब हम उसका तीसरा बैच तैयार कर रहे हैं। तो हमारे पहले 2 बैच बिक चुके हैं। तो जब हम वो स्टार्ट कर रहे थे तो हम भी बहुत स्केप्टिकल थे इस चीज के बारे में, बिकेगा नहीं बिकेगा, मार्केट का रिस्पॉन्स कैसा आएगा। तो ये हमारी तरफ से कि हमारी रिस्क बियरिंग जो कैपेसिटी है एज अ इंडियन वो काफी कम होती है, हमारा ध्यान प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ज्यादा जाता है। तो यही चीज मेरे को एक्सपो में भी देखने को मिली। वहां पे दुनिया भर की जो कंपनीज आई हुई थी ना, सब सोलर पैनल बना रही हैं। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं थी जो कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट लाई हो। किसी ने बस क्या था, सोलर सेल है तो चलो पैनल का साइज बड़ा कर दो, पैनल को टेढ़ा कर दो, पैनल को मेढ़ा कर दो, बस, ज्यादा इनोवेशन नहीं था। तो अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो जो ये हमारा जो नैनो स्ट्रक्चर वाला हमारी बैटरी है, तो ये नैनो स्ट्रक्चर वाली बैटरी कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगी? तो इसका मोटा मोटा आंसर है, जो इसका एक सिंगल सेल है, एक सिंगल नैनो स्ट्रक्चर है जो कि आपके थंबनेल के बराबर होगा और उसकी थिकनेस आपकी 1/5 होगी ह्यूमन हेयर की, थंबनेल के बराबर होगा। इतना बड़ा एक, अगर इसका हम इसको एक एज अ सेल कंसिडर करें तो इतना बड़ा इसका एक सेल 1 माइक्रोवॉट बना सकता है। अब 1 माइक्रोवॉट टेक्निकली आपका जो एलईडी टीवी है उसका जो 1 पिक्सल होता है उसको ही पावर दे सकता है। पावर आउटपुट बेशक से कम है, बट जो ये कंपनी है कैस्केटा क्यूआ, इनका क्या कहना है कि अगर हम ये सेल जो है छोटे छोटे थंबनेल के साइज के, अगर हम इनको बहुत सारे इकट्ठे लगा दें तो हम इससे एक मेजर पावर ड्रॉ कर सकते हैं। और ये कंपनी ये भी कह रही है कि हम एक वॉशिंग मशीन के साइज की बैटरी बनाएंगे, जो कि एक स्टैंडर्ड साइज होगा, आप अपने घर में उसे कहीं पे भी लगा सकते हो। और वो बैटरी आप इतनी बड़ी होगी कि वो आपके पूरे घर को, मतलब 4 लोगों की फैमिली वाले घर को आराम से सपोर्ट कर सके। और इसी का एक छोटा मॉडल ये लोग 2024 में लॉन्च भी करने वाले हैं। और ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ये केवल कैस्केटा क्यूआ इस तरीके की कंपनीज नहीं, चाइना के बीजिंग के अंदर भी इसी चीज पे एक्सपेरिमेंट चल रहा है, जिसमें वो लोग क्या कर रहे हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एटमॉस्फेयर से, ह्यूमिडिटी से वो वेरिएबल्स ऐसे बना रहे हैं जो कि ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारी वॉच है तो इसमें कम इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, तो इस तरीके का इसमें एक सिस्टम लगाना कि वो वेरिएबल अपने आप चार्ज हो जाए। आपके ईयरफोन्स हो गए वो अपने आप चार्ज हो जाएं यूजिंग दैट ह्यूमिड बैटरी। तो इस तरीके की इनोवेशन बीजिंग में चल रही है इस समय पे। तो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, ये कॉन्सेप्ट बहुत सारी जगह पे बहुत लोग इस चीज पे रिसर्च ऑलरेडी कर रहे हैं। इट वाज एन एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको बताया कि मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिसर्च
के दौरान ये एक एक्सीडेंटली बना हुआ कॉन्सेप्ट है। अब इसी के साथ साथ जो ये कंपनी वॉशिंग मशीन के साइज की अपनी बैटरी बनाने वाली है, इसका इस कंपनी ने एक एस्टिमेटेड कॉस्ट भी दिया है, और वो कॉस्ट यूएसडी में दिया है वैसे तो, बट मैं आपको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके बताता हूं। वो पड़ेगा हमारे को 16,65,000 रुपए का। और वो बैटरी पर्टिकुलरली कितना पावर आउटपुट दे पाएगी, वो दे पाएगी 10 किलोवाट आवर का पावर आउटपुट। अब 10 किलोवाट आवर को आसान भाषा में समझने के लिए 10 यूनिट पर डे, ये आप आसान भाषा में समझ सकते हो कि वो आपको 10 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना के देगी। अब ये जो आपका 10 किलोवाट आवर है, अगर मैं 16,65,000 रुपए का, फॉर एग्जांपल इसके कंपैरिजन में 16,65,000 का अगर मैं सोलर लगवा लेता हूं, तो मेरा कहीं ना कहीं 35 से 40 किलोवाट का एक अच्छा सिस्टम लग जाएगा, 35 से 40 किलोवाट का, और उससे मैं एक दिन में 180 यूनिट्स जनरेट कर सकता हूं। तो इवन दो कैलकुलेशन वाइज ये अभी बहुत फार एंड कॉर्नर पे है, मतलब इसकी जो कॉस्टिंग आएगी वो सोलर पैनल से कहीं ज्यादा महंगी आएगी। बट हमें एक और चीज नहीं भूलनी चाहिए कि जब सोलर पैनल भी आए थे बहुत डैम एक्सपेंसिव थे वो, और उसी के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतता गया इनकी एफिशिएंसी बढ़ती गई और इनका प्राइसिंग डाउन आता गया। आज की डेट में सोलर पैनल आपके 30% तक एफिशिएंट आ रहे हैं बायफेशियल मोनोपर्क। मगर यहाँ पे इस बैटरी को लेके अभी भी बहुत सारी अननोन चीजें हैं, जैसे कि ये बैटरी का लाइफ साइकिल। इवन तो ये वाली कंपनी को इस चीज पर रिसर्च करते हुए 10 साल हो चुके हैं, एक डेकेड के आसपास हो चुका है, तकरीबन 8 साल मोटा मोटा। बट अभी भी बहुत सारी चीजें क्या डाउट में रहती हैं, वो ये रहती है कि इस वाली बैटरी के ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट डालने के बाद भी इसका लाइफ साइकिल कितना रहेगा। और जब ये बैटरी आपके घरों के अंदर रहेगी और घरों की हवा में अगर फॉर एग्जांपल आपने एसी चला लिया, ह्यूमिडिटी कम हो गई या फिर कुछ ऐसा हो गया, तो ये बैटरी कैसा परफॉर्म करेगी, या फिर इस बैटरी को हमें छत पे रखना पड़ेगा जिससे कि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कंज्यूम करे। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो अभी भी इस बैटरी के बारे में क्लियर नहीं है। बट अपने आप में एक सेल्फ चार्जिंग बैटरी होना ये बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ तो मेरे को इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग यूज भी समझ में आता है, जहां पे भी आपका सोलर या फिर विंड फार्म्स लगे हुए होते हैं वहां पे बैटरी बहुत अच्छे से काम कर सकती है। इसके दो रीजंस हैं। एक तो फॉर एग्जांपल अगर ये बैटरी ही है तो ये सोलर या फिर विंड की पावर से चार्ज हो सकती है, और जब आपको नाइट टाइम में बैकअप चाहिएगा तो ये बैटरी अपने आप भी वो प्रोड्यूस कर रही है, ये बैटरी अपने आप भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है, तो ये भी एक अपने आप में अच्छी चीज है। तो ये वहां पे बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो सकती है। और इसी के साथ साथ बीजिंग में जो रिसर्च चल रही है, छोटे गैजेट्स में इस तरीके की बैटरी लगा दो, वो भी अपने आप में खास है। हमें कैलकुलेटर तो ध्यान ही, इसमें छोटा सा सोलर पैनल आता है। तो ये मेरे को लगता है ये वाली टेक्नोलॉजी ना कहीं उसी फेज में है। इन्फेंसी कहते हैं इस चीज को, कि मतलब जब वो इन्फेंट वाले फेज में है। अभी जब ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी तो ये बहुत सारी जगह में और बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो सकता है इस टेक्नोलॉजी का। और यही नहीं, टी सिंगवा यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर एक और रिसर्च चल रही है, और वो भी हाइड्रोफिल्म पे काम कर रहे हैं। हाइड्रोफिल्म अगेन वही वाली बात कि एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी से वो फिल्म इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी, एंड ये वाली जो इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस करेगी वो करेगी 1.5 वोल्ट्स तक का करंट प्रोड्यूस कर सकती है ये इनकी हाइड्रोफिल्म। ये तो रही एक ऐसी बैटरी की बात जो कि अपने आप चार्ज हो जाती है। मगर क्या आपको एक और चीज पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है इस समय पे, इसके अंदर भी इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट है, जिसको आप बहुत इजीली हार्नेस भी कर सकते हो। हमने इस चीज पे एक वीडियो बनाई थी जो कि 3 वीडियो की सीरीज है। अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो के हाइलाइट्स ये रहे। अगर मैं आपको बोलूं दोस्तों कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट फ्री इलेक्ट्रिसिटी से भरा हुआ है और अर्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक जनरेटर है जो आपके लिए अनलिमिटेड फ्री इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है।